नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली के बारे में, जो कि इस विषय का 5वां भाग है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तथ्य दिए हैं। जैसे कि हंटर ने इसे प्रजातांत्रिक या लोकतंत्र कहा है, वहीं व्हीलर ने मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन बताया। पिकट ने पुरोहित वर्ग का शासन में प्रभाव अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे पुरोहित वर्ग का प्रभाव बताया गया। मैके ने कहा यह प्रतिनिधि शासन है। अब बात करें इसके सामाजिक जीवन शैली की, तो सामाजिक जीवन शैली के अंतर्गत इनके द्वारा वस्त्र में ऊनी और सूती के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। आभूषण की बात करें तो आभूषण के अंतर्गत कानों में कर्णफूल, कमर में करधनी तथा पैर में पाजेब भी पहना जाता था। मनोरंजन के अंतर्गत ये चौपड़ और पासा खेलते थे, साथ ही शिकार भी करते थे और अपने मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को लड़ाते भी थे। अब यदि बात करें हम इनके दाह संस्कारों की, तो दाह संस्कार में तीनों प्रकार की विधियां प्रचलित थी। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, दाह संस्कार के अंतर्गत या तो शव को दफनाया जाता है या जलाया जाता है या पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर तीनों ही प्रकार के संस्कार हमें देखने को मिलते थे, जिसे हम पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान या कला समाधान भी कहते हैं। अब यदि बात करें इसके धार्मिक जीवन शैली की, तो धार्मिक जीवन शैली के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह प्रकृति के उपासक थे, जिनकी पूजा वह मानव, वृक्ष और पशु तीनों ही रूपों में करते थे। इनके जो मुख्य इष्ट देव थे उसमें मातृ देवी अर्थात भूमि की पूजा की जाती थी। साथ ही रुद्र देवता और लिंग योनि की भी पूजा यहाँ पर होती थी। अन्य में बात करें तो मृण मूर्तियों के गर्भ से पौधा निकला हुआ एक यहाँ पर साक्ष्य मिलता है, जिसे कि उर्वरता की देवी मानते हैं और उसकी पूजा करते थे। अन्य देवताओं के अंतर्गत देखेंगे तो पशुपति शिव जी की पूजा, कुबड़ वाले बैल की पूजा तथा पीपल वृक्ष की भी पूजा यहाँ पर होती थी। इसके पश्चात प्रतीकों में अगर हम बात करें तो प्रतीकों में यहाँ पर स्वास्तिक के प्रतीक हमें देखने को मिलते थे। साथ ही चक्र, सूर्य, अग्निकुंड और ताबीज तंत्र मंत्र के लिए ताबीज पहना जाता था, यह भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। प्रथाओं की बात करें तो प्रथाओं में जादू टोना, तंत्र मंत्र, मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वह पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। साथ ही सबसे पहले मूर्ति पूजा हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने को मिलती है। चलिए अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जीवन शैली के बारे में, तो यहाँ पर मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अर्थात वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। अब यदि बात करें यहाँ के व्यवसाय की, तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय था कृषि, उसके पश्चात पशुपालन और उसके पश्चात व्यापार को महत्व दिया जाता था। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर व्यापार को महत्व दिया जाता था, इसीलिए यहाँ पर वणिक या वैश्य वर्ग की उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। फसलों की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः 9 प्रकार की फसलें प्रचलित थी, जैसे जिसमें कि हम देख सकते हैं जौ, गेहूँ, कपास, गन्ना इत्यादि फसलें यहाँ पर कृषि की जाती थी इसकी। पशुओं की बात करें, जिसमें ऐसे पशु जिनका पालन किया जाता था, तो ऐसे पशुओं में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, इन पशुओं का पालन पोषण यहाँ पर किया जाता था। साथ ही पक्षियों में बात करें तो पक्षियों में बतख, मोर, तोता जंगली तोता था और कबूतर यहाँ पर पाले जाते थे। अब यदि हम व्यापार की बात करें तो व्यापार से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था, जिसके साक्ष्य के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर कई बंदरगाह हमें दिखाई दिए हैं, जैसे कि लोथल, रंगपुर, सुकोतड़ा, प्रभास, पाटन। यहाँ से हमें विदेशी व्यापार के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हम विदेशों के अंतर्गत मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, फारस की खाड़ी तथा मध्य एशिया से व्यापार करते थे।
अब ये यदि यहाँ पर धातु की बात करें तो धातु के अंतर्गत यहाँ पर सोना, चांदी और तांबा जैसे धातुओं का प्रयोग किया जाता था, किंतु यहाँ पर लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। लोहा यहाँ पर उपयोग नहीं होता था। माप तौल के अंतर्गत यहाँ पर तौल या तराजू का उपयोग किया जाता था। बाट जो कि घनाकार होता था, साथ ही तौल में दाशमिक प्रणाली का उपयोग किया जाता था जो कि 16 की इकाई के में प्रयोग होता था। अब यदि बात करें यहाँ के स्थापत्य कला की, तो स्थापत्य जीवन शैली के अंतर्गत यहाँ पर नगर नियोजन और मकान नियोजन को देखेंगे, जिसमें कि यहाँ पक्की और समकोण में काटती हुई सड़कें का प्रयोग किया गया है। साथ ही नगरों को तारांकित रूप में काटती हुई सड़कों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और दोनों ओर जो घर होता था उस घर के दोनों ओर पक्की नालियों का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसको ढक कर रखा जाता था। यहाँ पर 2 मंजिला भवन का भी साक्ष्य हमें देखने को मिला। घर के बीचों बीच आंगन होता था तथा चारों ओर कमरे होते थे और यहाँ पर एक रोशनदान भी होता था। साथ में एक रसोई, स्नानागृह भी होता था। मुख्य द्वार पर जो इनके सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं, उनके जो घर का जो मुख्य द्वार है वह सड़क के पीछे खुलता था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जालीनुमा वास्तुकला का भी साक्ष्य देखने को मिला। चलिए अब बात करें हम लिपि की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक लिपि अर्थात पिक्टोरियल फॉर्म की लिपि थी। इस लिपि की खासियत यह थी कि यह जो लिपि है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं देवनागरी जो लिपि है वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, हम बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। साथ ही ये लिपि जो है वो चित्रात्मक, चित्र और अक्षर दोनों में लिखा गया था, इसलिए इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अब यदि बात करें हम शिल्प कला की, तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मोहरों में सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई है। जो मोहरें जो हैं, ये सेल खड़ी जो है वो चूना और मिट्टी से बना होता था। अधिकांश सेल खड़ी की मोहरें चौकोर होती थी। साथ ही यहाँ पर जो सिक्का है वह टेराकोटा की सिक्का प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मूर्तिकला और चित्रकला की भी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। थैंक यू।